बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं ट्यूटर फैमिली और उसके बाद हम स्टूडेंट फैमिली को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एज ऑफ रिनाइसेंस से लेकर और रेस्टोरेशन एज तक, ठीक है। उसके जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो हम बताएंगे आपको, और उसके साथ जो मोनार्की टाइमलाइन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी 100 ईयर वॉर, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है, आपको दो एजेस इसके जो है ना एजेस मिलती हैं। नंबर वन, एक 1337, ठीक है, 1337, और दूसरी है 1338, ठीक है। तो दोनों डेट्स आपको मिलती हैं, और एंडिंग जो है वो है 1453। अच्छा, इससे पहले मैं एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। वो ये पॉइंट है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो एंग्लो सैक्सन एज है वो है, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट उसका 450, ठीक है, 450। और कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है 670, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट जो है कुछ पे लिखा हुआ है 1100, और कुछ पे लिखा हुआ है 1050, और कुछ पे लिखा हुआ है 1066। अब होता ये है बच्चे कि जो जब एंग्लो सैक्सन आए थे ना, ठीक है, तो वो पूरे ब्रिटेन आइलैंड को जब वहाँ पे इंटर हुए तो वो टाइम पीरियड ये था 450। तो जो कुछ हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको उसका जो अब्तदाई पॉइंट है या आप उसके बिगिनिंग जो है वो वहां से स्टार्ट की है 450 से। पीपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, उन्होंने भी यही पूछा था कि 450 में कौन सी कौमें थी या कौन से ट्राइब थे जिन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया था। तो उन्होंने डेट ये मेंशन की थी। अब बियर मलिक ने ये डेट दी हुई, तो बच्चे कहते हैं सर ये क्यों दी हुई है। अगर आप गौर से हिस्ट्री पढ़ें, और जब मैंने भी आपको पहला लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने ये बताया था कि पहले वो छोटे छोटे ट्राइब्स थे, और उनको जब वो मुतहिद हुए, पूरी एक नेशन के तौर पे उभरे, तब तक टाइम पीरियड कौन सा था, 670। आई थिंकिंग एथलबर्ट मैंने आपको बताया था, वो आया था, उसके बाद उसका पोता था, तो उसने मुतहिद किया तमाम ट्राइब्स को, और फिर जो है वो 670 तक जो है वो तमाम मुतहिद हो चुके थे, एक नेशन बन चुके थे। जैसे कि आपको पता है, जब इंडिया जो है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट को जब ब्रिटिश एम्पायर ने फतह करना शुरू किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहले तो 1600 में आई थी, 1608 के करीब, ठीक है, 1608 के करीब आई थी, लेकिन उसको फतह करते करते तमाम पूरी जो इलाके हैं, स्टेट्स हैं, उनको मर्ज करते करते तो 1857 की जंग आज़ादी, ठीक है, इसके बाद मुकम्मल तौर पे जो है ना कंट्रोल जो है ब्रिटिश एम्पायर के पास चला गया था। इसी तरह जो 1066 है ना बच्चे, इसके अंदर होती है वार, बैटल ऑफ हेस्टिंग, तो जिसके अंदर नॉर्मन जो है वो ऑक्यूपाई, सॉरी, वो फतह कर लेते हैं इसको, एंग्लो सैक्सन को, और वहां से एंग्लो नॉर्मन का आगाज होता है। तो ये कुछ डेट्स हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो जो मैं तारीख लिखी है, किसी ने जो डेट है वो किंग और क्वीन के हिसाब से, कौन सा किंग कब तक पर बैठता है, कब वहां पे उसके बाद नया आता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने टाइम पीरियड का जो इब्तदा है और इख्तिताम किया हुआ है। कुछ ने राइटर्स जो हैं, जो लिटरेरी टेक्निक्स हैं, ये लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, उनकी वजह से, कुछ ने रेवोल्यूशन की वजह से, तो हर एक ने अपनी मर्जी से लिखी हुई है, ठीक है। तो इन पे आपने इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, इनसे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर है यहाँ तक? ये वो क्वेश्चन थे जो बच्चे ने मुझसे पूछे थे, तो मैंने कहा मैं लेक्चर के दौरान आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अच्छा जी, 100 ईयर वॉर जो है वो ख़त्म होती है 1453 के अंदर, और ये किन के दरमियान थी, बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान थी। क्लियर है? इसकी रीज़न भी ये है, कुछ वजूहत उनमें से ये हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है उसने हमला किया इस वजह से कि भाई जो द लास्ट किंग था एंग्लो सैक्सन का, विलियम द कन्फेसर, सॉरी, एडवर्ड द कन्फेसर, तो उसने उससे प्रॉमिस किया था कि भाई मेरी वफात के बाद जो है आप राइटफुल किंग हैं इस किंगडम के। तो इसी तरह जो 100 वार है उसके दौरान भी यही था कि जो इंग्लैंड के थे वो कहते थे हमारा राइट है
फ्रेंच जो थ्रोन है उस पे, ठीक है। तो उनके दरमियान इस वजह से ये वॉर चलती रही और एट देन ये 1453 के अंदर खत्म हुई। नेक्स्ट 1453 के अंदर एक और बहुत ही बड़ा तारीखी वाकया हुआ है, वो ये था कि जो ऑटोमन एम्पायर थी ना, जिसे हम खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, उन्होंने 1453 के अंदर, जिसे उर्दू में कुस्तुनिया कहा जाता है और आजकल जिसे इस्तांबुल कहते हैं, उस वक्त जो उस एम्पायर को बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था, उनका जो कैपिटल था, ठीक है, वो था आपका कॉन्टेंटी सॉरी कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो ये उनका जो है वो कैपिटल था, तो जिसको ओटमन एम्पायर ने फतह किया था 1453 के अंदर, राइट। और उसके बाद वहां से जितने भी स्कॉलर्स थे वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर वहां से भागकर किधर चले गए, यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप में जहाँ के जब वो गए, उस वक्त आपको पता है हमने पहले पढ़ा था, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म जो है, और उसके अलावा ग्रीक कल्चर के जो थ्री क्राउन्स हैं, उनमें एक बोकेशियो है, पेट्रार्क है, दांते हैं। तो उस वक्त तो वैसे भी वहाँ पे थोड़ी सी एडवांसमेंट हो रही थी, ऊपर से ये लोग चले गए, तो वहाँ पे एक नया रेवोल्यूशन आया जिसे हम एज ऑफ रिनाइसा कहते हैं। तो रिनाइसा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यूरोप से, ठीक है। यूरोप से वो चला गया फ्रांस की तरफ, फ्रांस से फिर इंग्लैंड की तरफ आए। जो वर्ड रिनाइसा है उसका ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। तो जो फ्रेंच वर्ड है जिसके मतलब है री अवेकनिंग, रीबर्थ। अब ये किन चीजों की री अवेकनिंग थी, किन चीजों का रीबर्थ था, तो ये था आर्ट का, ठीक है, लिटरेचर का। और यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं जी वार ऑफ रोजेस। आपको अगर ये डेट याद है ना 53, इसके 2 साल बाद जो है वार ऑफ रोजेस होती है 55 के अंदर, ठीक है। जो एंड होती है 1485 के अंदर। अब इसका नाम वार ऑफ रोजेस क्यों है, बेसिकली इसको सिविल वार भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिविल वार के नाम से भी इसको मेंशन किया जाता है क्वेश्चन के दौरान, स्टेटमेंट के अंदर, और वार ऑफ रोजेस के भी। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो हाउस ऑफ यॉर्क है, बेसिकली इनका जो फ्लैग था उस पर व्हाइट रोज बना हुआ था, और जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर है उनके ऊपर रेड रोज बना था, इसलिए इनको वार ऑफ रोजेस कहा जाता है। ये इनके सिंबल्स हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि जो हाउस ऑफ यॉर्क है उसका सिंबल क्या था, व्हाइट रोज, और जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर है इसका सिंबल क्या था, रेड रोज, इसलिए इसको वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हुआ ये है कि जब इनके दरमियान ये वॉर रहती है इतने अरसे तक, उसके बाद जो हेनरी सेवन्थ है, लैंकेस्टर लाइन से था ये बंदा, ठीक है। तो अच्छा जी, हेनरी सेवन्थ जो है ना बच्चे, इसने क्या किया, ये लैंकेस्टर लाइन से था, ये जंग जीत गया, ठीक है। उसके बाद जब ये जंग जीता तो इसने शादी कर ली यॉर्क लाइन से, एक फीमेल थी जिनका नाम था एलिजबेथ। एलिजबेथ से जब इसकी शादी हुई तो इस तरह जो है ये सिविल वार का मुकम्मल तौर पे खात्मा हो गया, ठीक है। लैंकेस्टर लाइन से कौन था, हेनरी, और यॉर्क लाइन से कौन थी, एलिजबेथ। हेनरी सेवन्थ जो है इसने शादी कर ली एलिजबेथ से। दोनों ब्लाइंड जो ब्लड लाइन है उनका एक बंदा जो है वो तख्त पर था, तो बेसिकली तो हेनरी ही रूल कर रहा था, लेकिन शादी होने की वजह से उनकी आपस में जो वो जंग है वो खत्म होगी हमेशा के लिए, और उससे एक नया हाउस जो है वो वजूद में आया, जिसको हाउस ऑफ ट्यूडर कहा जाता है या ट्यूडर फैमिली कहा जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ ट्यूडर या फिर ट्यूडर फैमिली, ठीक है बच्चे। सर ये किंग्स की नंबरिंग क्यों है, मैं बताता हूँ। जी जी। अ, जैसे हमने पढ़ा हुआ था ना, समटाइम्स इनके नाम ऐसे होते हैं, ठीक है, किसी का नाम एडवर्ड है, उसके अलावा हेनरी है, विलियम है। और समटाइम्स ये होता है कि जैसे हमने उस दिन पढ़ा सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के दौरान, कि जो भी किंग आता था ना, जब वो बादशाह बनता था उसके बाद वो अपना अपना एक लकब इख्तियार करता था, कोई शमसुद्दीन है, कोई कुतुबुद्दीन है, ठीक है जी।
कोई शाह मोहम्मद है, तो वो अपने जो लकब इस्तेमाल, इसी तरह ये जो किंग थे, ये भी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पहले किंग हेनरी था, उसके बाद अगर कोई और आया है, अगर उसने लकब इख्तियार किया है हेनरी का, या उसका नाम था हेनरी, तो वो उसी हिसाब से, उसी तरतीब से, अगर वो सेकंड नंबर पे है तो वो हेनरी सेकंड होगा, अगर वो सिक्स नंबर पे है तो हेनरी सिक्स होगा, अगर सेवन्थ पे है तो हेनरी सेवन्थ होगा। अब हेनरी सेवन्थ का जो बेटा बनेगा तो हेनरी एट्थ कहलाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट जितने भी नेक्स्ट सक्सीडिंग मोनार्क्स थे या डिसेंडेंट थे, वो सारे के सारे किससे थे? हेनरी सेवन्थ के एक बेटा थे हेनरी एट। ठीक है, उससे, या उस जो हेनरी सेवन्थ, इसकी एक और डॉटर थी, तो उसने शादी कर ली थी स्कॉटलैंड के किंग से। ठीक है जी, तो उन दोनों की लाइन से आगे जितनी भी आते हैं किंग्स और क्वीन, वो इन दोनों की लाइन से, ब्लड लाइन से हैं। ठीक है, अब हम डिटेल से उन पे बात करते हैं। ये देखें, जो हेनरी सेवन्थ है बच्चे, उसके उसका एक बेटा था हेनरी एट। हेनरी एट्थ ने ना 6 शादियां की थी। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक आपके पास आपका क्रिश्चियन फेलो भी है, इनको भी पता होगा शुरू में इनके रिलीजन के अंदर जो है वो ये था कि अगर आपकी बीवी जो है वो हयात है तो आप उसको डाइवोर्स नहीं दे सकते, और उसके हयात हो जब तक वो उसकी डेथ नहीं होती तब तक ना तो आप किसी और से शादी कर सकते हैं, ना उसको डाइवोर्स दे सकते हैं। ये उनका कानून था। ठीक है जी, इसके अलावा आपको बताना ये चाहूंगा कि हमने हमेशा पढ़ा है कि जो चर्च था वो बहुत करप्ट हो चुका था, वो लोगों को बहुत दबाता था, उन पे जुल्म सितम करता था, मजीद टैक्सेस लगाते थे लोग। वो जो स्लेबी जंगी हुई थी ना, जिसको क्रूसेड वॉर कहा जाता है, वो हुई थी मुसलमानों के दौरान दरमियान, और पोप जो है उसके अंदर जितने भी क्रिश्चियनिटी थी उनके दरमियान। ठीक है, तो एक तो आपको पता प्लेग आया था 1348 के अंदर, और बहुत सारे, ये वही दौर है जब स्लेबी जंगों का आगाज था। ठीक है, एक तो इनकी फ्रांस के साथ 100 वार जो चल रही थी, ऊपर से इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा लगाए थे क्रूसेड्स की जंगों के लिए भी। तो इस वजह से 1381 के अंदर पेजेंट रिवोल्ट भी आया था, क्योंकि वो इतना टैक्स नहीं पे कर सकते थे। ठीक है जी, तो उसके बाद एक मंक है मार्टिन लूथर। ठीक है जी, वो जर्मन था। तो उसने कोई अराउंड अबाउट 90 प्लस थीसिस जो है वो पब्लिश किए थे, जो उसने चर्च के दरवाजे पर लटका दिए थे। सिर्फ और सिर्फ जो है चर्च की जो है करप्शन उसको उसने हाईलाइट किया, और पोप की जो आप कह लें कि गलत पॉलिसी हैं उनको हाईलाइट किया, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली 2020 का ये पेपर जो हुआ था, सॉरी 2020, हाँ 20 के अंदर ही हुआ था ना, उस पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया था रिफॉर्मेशन के हवाले से, जिसका आंसर था इरेस्मस। बेसिकली एक मार्टिन लूथर नहीं था, उसके साथ कुछ और भी थे लोग जिन्होंने आवाज उठाई थी, क्योंकि जो मार्टिन लूथर है वो थोड़ा सा पावरफुल था, तो उसको तो पोप कुछ नहीं कह सका, लेकिन जिसके साथी थे जैसे कि इरेस्मस है और एक और थे, तो उनका उन्होंने जो है वो सर कलम कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जरूरत कैसे हुई पोप के आगे आवाज उठाने की। बहरहाल जब हेनरी एट्थ है, इसने क्या किया, इसको चाहिए था अपना मेल हायर। ठीक है, हमारे अंदर ना एक ये वैसे ही ख्वाहिश है हर इंसान के अंदर कि उसके जीन्स जो हैं या उसके जो आगे ब्लड है, उसकी जो नस्ल है वो आगे कायम दायम रहे। ठीक है, तो इसने जब पहली शादी की तो उसमें से इसको जस्ट एक डॉटर थी जिसका नाम है मैरी। ठीक है, तो ये चाहता था कि मेरा कोई बेटा हो और जो तख्त पर बैठे, तो उसके बदले में इसने पोप से रब्ता किया कि भाई मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ, और सॉरी शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप शादी नहीं कर सकते। उसने कहा मैं डिवोर्स दे देता हूँ। उसने कहा जी आप डिवोर्स भी नहीं दे सकते। तो इसने क्या किया, वो जो प्रोटेस्ट किया गया था चर्च की करप्शन के खिलाफ या पोप की ब्रुटैलिटी के खिलाफ, तो उसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा जाने लगा। ठीक है, उस प्रोटेस्ट को जो मार्टिन लूथर ने किया था, किंग ने उसको सपोर्ट किया अपने फायदे के लिए, हेनरी एट्थ ने उसको सपोर्ट किया जस्ट अपने फायदे के लिए। ठीक है, और इस तरह जो है
प्रोटेस्टेंटिज्म इंग्लैंड के अंदर आया। इसने अपना बिल्कुल कतातलकी जाहिर कर दी पोप के साथ, और इसने इंग्लैंड का अपना चर्च बनाया। ठीक है जी। फर्स्ट जो इसकी वाइफ है उसको इसने डिवोर्स दे दी, दूसरी वाइफ के साथ जो है उसको इसने उसका सर कलम कर दिया, तीसरी जो है उसकी खुद डेथ होगी। ये आपने बस याद रखना है सीक्वेंस। फर्स्ट डाइवोर्स, सेकंड भी हेडेड यानी कत्ल कर दी गई, तीसरी खुद मर गई। इसी तरह फिर आगे जो फोर्थ है वो भी डाइवोर्स, पांचवी भी हेडेड, और छठी जो है वो खुद सर्वाइव रही, मतलब जिंदा रही, क्योंकि हेनरी एट जो है उसकी अपनी डेथ हो गई थी।